हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर एजुकेशन एंड इन योर लाइफ। स्टूडेंट, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन दिस सेशन। देखिए, आज हम लेक्चर नंबर 9 लेने जा रहे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, मतलब हमने चार पांच लेक्चर तो हमने क्वांटम नंबर से पढ़े हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर किसके ऊपर स्टडीज करी थी, पीरियोडिक टेबल की स्टार्टिंग में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने जो मॉडल था, पीरियोडिक टेबल थी, पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना उसके बारे में सब कुछ पढ़ा था। और उसके बाद लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर स्टडीज करी थी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद हम जेड इफेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसकी जो हमने वहाँ पर न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था उसके ऊपर एक बार उसकी एक बार डेफिनेशन वगैरह हम लिख लें। वहाँ पर डेफिनेशन वगैरह हमने नहीं लिखी थी। ठीक है, और जो शील्डिंग इफेक्ट था उसको एक बार हम जान लें कि शील्डिंग इफेक्ट क्या था वहाँ पर। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या था, जो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो आउटर शेल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, वो जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है। ठीक है, जो नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन को, क्या कर रहा है वो नेट न्यूक्लियर चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखते हैं हमारी। मैं हम वाइट कलर ले लेते हैं या ठीक है। ठीक है, तो ये क्या था डेफिनेशन, नेट न्यूक्लियर चार्ज, नेट न्यूक्लियर चार्ज experienced by outer shell electron is called effective न्यूक्लियर चार्ज। उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ये आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है जो, ये आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन जितना नेट चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इससे जो कितना अफेक्शन फील कर रहा है ना, पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज है, इससे कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है। तो नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर हमने शील्डिंग पढ़ी थी भाई, हमारे पास पढ़ा था कि हम यहाँ पे इसको एक बार समझ सकते हैं। जैसे कि आपको कोई सलमान खान एक सेलिब्रिटी है और शाम को 7-8 बजे 7 बजे करीब कहाँ पे आने वाला है, एक मॉल में आने वाला है जहाँ पे आप रहते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आप मॉल में मिलने जाने वाले हो, उसमें आपको 7 बजे मिलना है सलमान खान से। पर आप क्या हो, आप पढ़ाई कर रहे हो आईआईटी की, आप क्लास है तो आपकी 7 बजे ही क्लास खत्म होगी। ठीक है, आपकी 6:45 पे समझ लेते हैं आप क्लास खत्म होगी, तो आपको वहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगता है। तो वहाँ पे आप पहुँचते पहुँचते कितने हो जाएंगे, 7:15 पे, और लक बाय चांस वहाँ पर सलमान खान कितना हुआ, 7 बजे फिक्स आ गया। तो वहाँ पर आप तो अकेले फैन नहीं हो, वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक खड़ी हुई होगी। ठीक है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पब्लिक खड़ी होगी, साथ में उसके जो गार्ड होता है शेरा वगैरह, वो सब ऑलरेडी उसके अगल बगल और भी जो गार्ड्स हैं वो खड़े होंगे। ठीक है, साथ में जो पब्लिक होगी वो पब्लिक भी खड़ी होगी। अब यहाँ पे आप एकदम से जाओगे तो आप अंदर की आने की कोशिश करोगे, तो अंदर आने की कोशिश करोगे तो क्या करेंगे ये आपको लोग बाग जो वहाँ खड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, आपको प्रोटेक्ट, वो क्या करेंगे, सलमान खान को आपसे मिलने नहीं देंगे। ठीक है, भले आप ऐसे समझो कि आप तो छोटे हो के पाँव के नीचे में घुस के तो वहाँ पर रोंद जाओगे आप, मतलब आपके पाँव, उनके पाँव के नीचे आकर आप, कुछ भी हो सकता है, वहाँ लग जाएगी आपको, मतलब उल्टा लात मार के आपको बाहर फेंक देंगे वो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, आउटर शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, इसको शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, शील्डिंग, या फिर हम इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर जब आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है एंटर करने की कोशिश करता है, तो वो क्या करता है, वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट करना है, और या फिर हम बोल सकते हैं स्क्रीनिंग करना है या फिर शील्डिंग करना। ठीक है, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस हो गए यहाँ पर, हमारे सलमान के न्यूक्लियस हो गए, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास हमारे आने की कोशिश करता है, अट्रैक्शन फील करता है हमारा इलेक्ट्रॉन, पर यहाँ पे आ नहीं पाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, अंदर आ नहीं पाता। ठीक है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है, आयनिश एनर्जी वगैरह लगानी पड़ती है, वो जो चीज़ें लगती है, किस तरह से वो अंदर एंटर मारेगा, उस सब चीज़ों को हम आगे एक्सपीरियंस करें, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी बेसिक डेफिनेशन बोले तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं डिक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड स्क्रीनिंग
इफेक्ट डिक्रीमेंट इन न्यूक्लियर, डिक्रीमेंट होता है न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब वो अच्छी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। जैसे डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक के और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो अच्छी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो कर पाते, तो क्या करते हैं वहाँ से शील्डिंग इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो इस वजह से क्या होता है डिक्रीमेंट होता है न्यूक्लियर चार्ज के अंदर। डिक्रीमेंट न्यूक्लियर चार्ज इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं, स्क्रीन कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पूरी कहानी खत्म हो गई, हमारे लास्ट जो हमारे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था उसकी और स्क्रीन इफेक्ट। अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं स्लेटर रूल। तो अपने कॉपी निकाल लीजिए और वहाँ पर डालिए फॉर्मूला, हेडिंग डालिए स्लेटर रूल, या फिर हम बोल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। क्या सिग्मा की कैलकुलेशन करना, हमने सिग्मा नहीं लिया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो वहाँ पे इसको कैसे से हमें कैलकुलेट करना है, किस तरह से इसकी वैल्यू आएगी, उसको यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी कॉपी में निकाल लीजिए, हेडिंग वेडिंग डाल लीजिए, थोड़ा पेन वेन येलो यूज़ कर लेते हैं हम हेडिंग वेडिंग को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, भाई थोड़ा अच्छा दिखना भी तो चाहिए है ना। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि स्लाइटर रूल का। स्लाइटर रूल क्या था, एक रूल था, एक स्लाइटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या रूल निकाला था। ठीक है, मतलब आप इसको इनऑर्गेनिक को कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना कि जो भाई एक बार बोल दिया वो हो गया। मतलब क्या चाहिए कि डाटा आया है, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट आए और साइंटिस्ट ने उनके ऊपर स्टडीज करी और उन्होंने याद करने का यहाँ पे अलग तरह का तरीका निकाला। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्लाइटर था, तो स्लाइटर ने अपना रूल निकाला उन डाटा को एनालाइज करके, मतलब डाटा का एनालाइजमेंट है यहाँ पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जो डाटा ऑलरेडी गया हुआ है उसको हम डाटा को एनालाइज करते हैं और वहाँ पर रूल्स यूज करके हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि स्लाइटर रूल ने आया, उन्होंने कैलकुलेशन करी किस तरह से सिग्मा की, तो उसके ऊपर हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर हम जानते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, अगर उनमें से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, कहानी समझते जाना, कहानी की तरह इसको पढ़ते जाओ। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके अंदर से हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आयनेशन एनर्जी को बाहर यूज करते हैं। आयनेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज अ मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसको, जो क्या यूज का किस लिए यूज आती है, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के काम आती है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर कोई फल है, ठीक है, फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर क्या है, बीज होते हैं, जैसे कि हमारे पास है, आप कैसे समझ सकते हो, कोई जामुन टाइप हो गया, ठीक है, ब्लैकबेरीज जो हो गए, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, मुनक्का हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, बीज 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 होते हैं, तो बीज का होता है बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होते हैं, पर उसका आउटर शेल में कुछ पेरू वगैरह होते हैं, उनकी स्किन निकालने लगती है पहले, तो स्किन निकालने लगती है, तो वहाँ पर क्या लगती है, एनर्जी लगती है हमारे नाखूनों की। अब वैसे ही यहाँ पर है, जब हमारे पास एटम है, तो एटम में से हमारे आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल के फेंकना है हमें, ठीक है, अगर जैसे कि सोडियम होगा, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम होता है 11 होता है, यहाँ क्या होता है 1s2 2s2 2p6 10 हो गए, ये 3s1। अभी 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, बाहर निकाल के फेंकना है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लगेगी उसको बाहर निकालने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी लगती है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है फॉर्मूला -13.6 Z² अपॉन n²। ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इसकी स्टडीज करते हैं। बाकी आप अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर हम यहाँ पे फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की यहाँ पर हम बात करें, तो आयनेशन एनर्जी यहाँ पर जो यूज़ होती है वो होती है -13.6 जेड इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन n²। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, Z² इफेक्टिव। ठीक है, कितना इफेक्टिव काम करेगा, तो उस चीज़ की हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव की। तो उसकी मदद से हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में से किस तरह से आयनेशन एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। अब जरूरी तो नहीं सिर्फ यहाँ के आउटर शेल इसी वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कभी बोल दिया जाए हमें कि यहाँ से निकालो, कभी बोले यहाँ से निकालो, तो उसको सबको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किसकी, जेड इफेक्टिव निकालने की। तो हम यहाँ जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे किस तरह से जेड इफेक्टिव आया। ठीक है,
तो हम यहाँ पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, तो जेड इफेक्टिव की जो वैल्यूज थी वो जेड इफेक्टिव की वैल्यूज जो निकाली गई, ठीक है, तो वहाँ पर जेड माइनस सिग्मा करके फॉर्मूला निकाला गया था, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जेड इफेक्टिव को जेड माइनस जेड क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, सिग्मा क्या हो गया हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट हो गया। अब ये जेड इफेक्टिव क्या हो गया हमारा जितना इफेक्ट उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है हमारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। जब उसमें से हम क्या करेंगे एटॉमिक नंबर में से जब शील्डिंग हटा देते हैं तो बाद में जो बचा हुआ इफेक्टिव जो बच रहा है इफेक्ट बच रहा है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर ली थी हमने वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा जब हम यहाँ पर हम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन जब यहाँ से यहाँ गए तो यहाँ पर जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा था इसका, यहाँ पर जेड इफेक्टिव का डिफरेंस आ रहा था, मतलब कि सिग्मा का जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी नियरली सेम के बराबर आएगी, मतलब बार बार चेक कर रहे थे तो इनके बाद जो लेफ्ट टू राइट जा रहे थे लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो इनके बीच की सिग्मा की वैल्यू थी ना स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही थी सेम से आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा जब हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं जब हमने आयरन जैसे आयरन लिया, आयरन का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। इसका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हो गया, ये हो गया 3p6 और ये हो गया नहीं यहाँ पे होगा 4s2 और ये हो गया 3d6। ये किसके अकॉर्डिंग था n+l रूल के अकॉर्डिंग था, ठीक है। n+l रूल के अकॉर्डिंग था, पर हमने यहाँ पर देखा जो ये n+l रूल जो था क्या वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी थी, जुगाड़ की वजह से हमने इसको याद करने के लिए यूज़ किया था। पर जो एक्चुअल हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया वो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो 4s2 होकर जाएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यही तो हुआ ना आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, यही ना 4 वाला बाद में आएगा पहले वाले 3 आएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या देखा गया लेटर के अकॉर्डिंग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ दिखेगा 3d6 और ये 4s2, मतलब एक सीरीज से सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखे तो यहाँ पे ऐसा दिखा कि 1 आया पहले फिर 2 आए फिर 3 वाले आए और उसके बाद 4 वाला आया, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सीक्वेंस देखा गया, ठीक है। आप भी अगर इसके अंदर देखोगे यहाँ पे हमारे पास ये है ये तो इसके अंदर क्या होगा यहाँ s वाले आ जाएंगे, यहाँ 2s 2p वाला आ जाएंगे, या 3s या 3p और ये 3d वाला आ जाएंगे और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे तो आएगा 4s। तो इसको इस तरह से 4s को निकाला गया, ठीक है। तो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन तो ये होगा तो इसी पे तो हमारी क्या लगेंगे इसी पे जेड इफेक्टिव फील कराएंगे हम, या फिर सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, या फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू n+l रूल करा तो यहाँ पे सिस्टम उस पर काम नहीं आया स्लेटर रूल को लगाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको किस तरह से यूज़ किया, यहाँ पे आप देखो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हम शील्डिंग ऑर्डर क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, शील्डिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल ऑफ सेम सेल, सब सेल का भी हो सेम सेल के अंदर भी जो इफेक्टिव शील्डिंग ऑर्डर होगा उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। व्हाइट कलर ले लेते हैं, थोड़ा कलर बदलते रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ शील्डिंग ऑर्डर ऑफ सबसेल ऑफ सेम सेल सबसेल निकाला, देखिए यहाँ पर एक समझे यहाँ पर कोई आप समझ सकते हैं यहाँ पे कोई एक्टर है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्टर है। अब ये क्या है यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है यहाँ का गार्ड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, इस घेरे में क्या लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है यहाँ पे आप समझे कोई हमारा कोई डेमोक्रेटिक पार्टी से हम किसी को बोल नहीं रहे, मतलब किसी पार्टी वार्टी के बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम यहाँ पे समझे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी है, ठीक है, या फिर हम जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के कोविंद सर जो है हमारे उनके ऊपर बात करें हम, ठीक है। तो राजनाथ कोविंद जी, ठीक है ना, वही ना। तो यहाँ पर ये कोई क्रिमिनल है तो क्रिमिनल क्या करेगा उनको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये
बंदूक लेके आ गया हूँ, ठीक है, गन लेके आ गया, ये गन है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे 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 क्या है, यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट इंडिया के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारे गार्ड्स होंगे, तो यहाँ पर गार्ड्स होंगे तो उनका नाम क्या है, ये गार्ड 1, ठीक है, सॉरी ये गार्ड 1, ये गार्ड 2, ये गार्ड 3 और ये गार्ड 4, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करेगा, इसको मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। हमें क्या राजनाथ कोविंद है, वहाँ पर क्या है, कहीं पे सभा में गए हैं, ठीक है, या फिर उनके घर पे ही होकर गार्ड, यहाँ पे क्या है, जो है यहाँ पर जो गार्ड गन मैन है वो क्या करेगा, हमारे क्रिमिनल है या बोल सकते हैं, तो वो क्या करेगा, हमारे राजनाथ कोविंद जी को मारने गया। तो यहाँ पे जो कोविंद जी को मारने गया, तो जो हमारी जो फोर्स होती है, फोर्स कैसे होती है भाई, पहले क्या होती है, नॉर्मल जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो वगैरह बाहर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे शायद यहाँ पे हम मान लेंगे कि पुलिस वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनकी सिक्योरिटी के लिए है गार्ड्स वगैरह वो अलग है, ठीक है। नॉर्मल गार्ड्स जो होते हैं जो ब्लैक कलर के कपड़ों में पहनते हैं और जो बंदूक वगैरह रखते हैं नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद उनकी जो जेट सिक्योरिटी, वो जेट सिक्योरिटी वाले बंदे हैं, ठीक है। वो उसके बाद जो लास्ट में जो आ गए, लास्ट में बिल्कुल उनके साथ जो पीए वगैरह रहते हैं, जो उनके साथ बिल्कुल दिन भर चारों चारों टाइम रहना, खाना पीना सब कुछ उनके साथ ही करते हैं, ठीक है, वो वाले गार्ड्स। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन प्रोवाइड कराएगा, हमारे जो अंदर वाले गार्ड्स हैं वो क्या प्रोवाइड कराएंगे, सबसे अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल जो अंदर गार्ड है, अंदर अभी प्रेसिडेंट देगा, अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो उसके साथ के रहते हैं, उनके साथ भी एक दो बंदे रहते हैं जो बिल्कुल उनकी सिक्योरिटी रहते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी वाला दिन भर तो उसके साथ खड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। जेड प्लस सिक्योरिटी वाले जब भी वो इधर उधर जाते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, बाहर निकलता है, तब यहाँ पर उनके पास गार्ड नंबर 2 वाले लगते हैं, ठीक है। उसके बाद गार्ड नंबर 3 मतलब दूसरे वाले हो गए जो उनके साथ गन लेके वगैरह खड़े रहते हैं, क्योंकि जब अगर दिक्कत आती है तो वो फायरिंग करेंगे। जब लास्ट में कितने पुलिस वाले होते हैं, जो पुलिस वालों की वहाँ की लोकल पुलिस होती है वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो इस तरह के गार्ड के 4 लेवल्स होते हैं। तो ये गनमैन यहाँ पे कुछ नहीं कुछ करेगा। अब गनमैन तो इधर से आ रहा, अब गार्ड नंबर 4 अब यहाँ से घूम के अगर इधर चल जाए, ठीक है, उसको लगे कि उधर से भी क्रिमिनल आ रहा है, कि गार्ड नंबर 4 यहाँ चल जाए, गार्ड नंबर यहाँ 4 चल जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये गनमैन ने क्या कर जाएगा, यहाँ के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो शील्डिंग प्रोवाइड हो रही थी वो क्या है, इसकी एफ ब्लॉक की, इसको क्या नाम दे सकते हैं यहाँ से, एस पी डी और ये एफ, ये 4 तरह के हो गए, इनका नाम दे दिया एस पी डी एफ। तो जो एफ और डी वाले होते हैं ना, वो बहुत पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, ये क्या कराते हैं, पुअर शील्डिंग। और ये जो एस और पी होते हैं, ये क्या है, बिल्कुल उनके साथ रहने वाले जेट सिक्योरिटी है, उनको बहुत कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ क्या होती है, यहाँ पे गुड शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं, क्या प्रोवाइड कराते हैं, गुड शील्डिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से गार्ड जो इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे, गार्ड नंबर 1 2 3 4 है। गार्ड ऐसे इलेक्ट्रॉन है, हमारे इलेक्ट्रॉन ऐसा तो ये नहीं कि बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे गार्ड ऑलरेडी, ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रॉन भी इधर से उधर मूव करेगा। एक तो इन्हें इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे फिक्स होते हैं। तो यहाँ पे आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ पर भी आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पे नहीं होगा तो इस पर रिपल्शन फील नहीं कराएगा, रिपल्शन फील नहीं कराएगा तो क्या अंदर आ जाएगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद और अगर गार्ड नंबर 3 भी इधर उधर हुआ तो यहाँ पर भी रिपल्शन फील करा के, रिपल्शन फील नहीं करेगा वो वापस से, जो क्या उसको तो अफेक्शन हो रहा है कहाँ से, न्यूक्लियर चार्ज से। यहाँ पे हमारे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रेसिडेंट है, हम प्रेसिडेंट को देख के मारने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अफेक्शन फील कर रहा है वो, ठीक। या फिर आप हो गए कोई सेलिब्रिटी हो गया, सेलिब्रिटी से मिलने के लिए आप तड़प रहे हो, मेरे को तो मिलना है, कुछ भी हो जाए, बहुत पुराने हो गए, आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्रिकेट पसंद है हमारे माही सर, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, ठीक है, और कोई अच्छा अक्षय कुमार हो गया, सलमान खान हो गया, उससे आप मिलने जा रहे हो, आप तो दीवाने हो, मेरे को तो मिलना है, तो क्या गार्ड इधर उधर हुआ तो आप क्या करोगे, अंदर आने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आप अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे जो एस और पी वाले होंगे वो क्या अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड कराएंगे, और जो बाहर वाले होंगे डी और एफ क्या होंगे, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो हम इसके अंदर जो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे हम, तो जेड इफेक्टिव किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जेड माइनस सिग्मा का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट लिखे एक अरेंज, हम इसको अरेंज इस तरह से करते हैं, अरेंज इन अ सबसेल, अरेंज इन सबसेल इन अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन, जहाँ पे n प्लस एल वाला रूल नहीं लगे, यहाँ पे अरेंज किस तरह से करेंगे, सबसेट को अरेंज करेंगे, अरेंज सबसेट में करेक्ट ऑर्डर ऑफ n, पहले n के करेक्ट ऑर्डर में, यानी कि पहले 1 वाले, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, 5 वाले, फिर 6 वाले, फिर करेंगे
arrange for arrange correct order of n, and for same n arrange them in correct ऑर्डर ऑफ एल। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल की फॉर्म में करेक्ट करेंगे, मतलब पहले 3s2 वाले आएंगे, फिर 3p6 वाले आएंगे, फिर 3d10 वाले आएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे हम आयरन का एग्जांपल लें, आयरन का एग्जांपल जहाँ पर हमने लिया था, यहाँ ऊपर ले लेते हैं, शायद दिखे नहीं आपको, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, इसके नीचे लिखना, आप यहाँ पे एग्जांपल लिखना है वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आयरन का एग्जांपल लिया था, तो आयरन का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, सॉरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 और ये 4s2 और ये 3d6 ये लिखा था। पर ये तो n+l के रूल के अकॉर्डिंग, तो इनमें इस तरह से इसको यूज़ नहीं करना, हमें किस तरह से इसको यूज़ करना है, इसको हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 हमें इस तरह से यूज़ करना है। n का यूज़ करना है, पहले तो n एक साथ 3 3 वाले आ जाए, फिर उसके बाद l का यूज़ करना है, जो s पहले, फिर p, l क्या हो गया हमारा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, p क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 इस तरह से भरा जाता था, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l उसको कैसे करते थे, पहले 0 आता था, फिर 1 आता था, फिर 2 आता था, 3 आता था। तो यहाँ पे भी पहले ऐसे ही s आता था, p आता था, फिर d आएगा, तो s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा। ठीक है, इसको हमने इस तरह से यहाँ पर अरेंज किया। ठीक है, हम आगे बात करें, यहाँ पर पेज कम बढ़ गया। अब बात करें हमने आयरन की, अब यहाँ पे हम बात करें, देखें यहाँ पे हम ग्रुपिंग की बात करें, जो हम ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे S और P की, तो S एंड P सबशेल ऑफ सेम शेल प्रेजेंट इन सेम ग्रुप। जो ग्रुपिंग होगी ना, तो वहां पे जो S और P वाले होंगे वो क्या होंगे, वो S और P सबशेल वाले क्या होंगे, सेम शेल में होंगे। ठीक है, जब सेम शेल में होंगे, अभी हम एग्जांपल लेंगे तब इस पॉइंट को आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ठीक है, और जब हम D और F वाले को लेंगे, D और F सबशेल को हम यहाँ पे लेंगे, तो ये क्या होंगे, ये वाले क्या होंगे, ये सेम सबशेल में प्रेजेंट होंगे, सब सेम सबशेल प्रेजेंट इन सेम ग्रुप के अंदर होंगे। तो मतलब हमें एक S एंड P वाला ग्रुप लेना है, एक D एंड F वाला ग्रुप लेना है। ठीक है, और 2 ग्रुप्स इन अ शेल, जब हम 2 और ये किस लिए यूज कर रहे हैं, फॉर, ये दोनों प्रोसेस कब यूज करेंगे, फॉर 2 ग्रुप्स इन अ शेल, जब 2 ग्रुप्स होंगे शेल के अंदर, इन अ शेल। ठीक है, इन अ शेल। ठीक है, जिससे हमारे पास एग्जाम्पल लें हम आयरन के वापस से, तो वहाँ पर हमने आयरन का एग्जाम्पल लिया था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ पे 3d6 और ये 4s2। तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग करें तो 1s वाला हो गया, ये 2s और p वाले हो गए, और यहाँ पर भी s और p वाले हो गए। अब d अकेला हो गया, और यहाँ पे वापस से 4s हो गया। अगर 4p होता तो वो ग्रुपिंग में आता। तो यही बोला कि s और ग्रुपिंग किस तरह से होगी, s और p की एक साथ ग्रुपिंग होगी, और d और f की ग्रुपिंग एक साथ होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर SP की ग्रुपिंग हो रही है एक साथ, यहाँ पे S और P की ग्रुपिंग हो रही है, यहाँ पर D की हो रही है सिर्फ, और यहाँ क्या हो रही है, यहाँ पर S की हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, और जब हम यहाँ पर शील्डिंग लिखेंगे, जब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालेंगे, जब उसके जो देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, वहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इन शील्डिंग, there is no contribution in shielding by right hand side group। मतलब राइट हैंड साइड वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना, जब हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि 3D की निकालनी है, 3D की निकालनी, तो यहाँ पे हमारे जो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4s वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि राइट हैंड साइड वाले जो ग्रुप है हमें देयर इज नो कंट्रीब्यूशन इन शील्डिंग, उसके अंदर शील्डिंग के अंदर हम वैल्यू निकाल रहे हैं, जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकाल रहे हैं। हमें बोला कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालो 3D के ऊपर। 3D के ऊपर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर जो 4s वाला है उस 4s वाले को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास जब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे हम इसको अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे यहाँ से। ठीक है, गार्ड 1, गार्ड 2, गार्ड 3, ये गार्ड 4 था। अभी गार्ड 4 यहाँ घूम के इधर आ जाए। ठीक है, घूम रहा तो भाई अपनी पोजीशन पे तो है ही नहीं। थोड़ा डायग्राम वायग्राम वो देख लेना आप, तो इस तरह से समझ सकते हो ये ग्रुप वाला 4 था वो अपनी शेल में घूम रहा है, तो यहाँ पे वो ग्रुप आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या अंदर घुस जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ ग्रुप 3 भी अगर इधर से इधर चल गया तो वो इधर आ जाएगा घुस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो शील्डिंग है, यहाँ पर हर शील्डिंग की जो हर तरह की जो शील्डिंग होती है वो क्या होती है, इसको रब कर देते हैं। तो वहां पर किस तरह से वो शील्डिंग काम करेगी उसके ऊपर यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। पेन ले लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने आयरन का एग्जांपल लिया, आयरन का इसमें एग्जांपल लेना, इसके अंदर एस भी आ रहा है, इसके अंदर पी भी आ रहा है, इसके अंदर डी भी आ रहा है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है हमें क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल है, हमारे सिस्टम को भी आप समझ जाओगे किस तरह से स्लाइडर रूल काम कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हम बात कर ली स्लाइडर की, आयरन की बात कर रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या निकला था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद हमने निकाला था 3d6 और 4s2। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, ये हमारा ग्रुप बन गया हमारा, ये SOP, ये हमारा D अलग हो गया, 2p और ये अलग हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम अब निकालते स्लाइडर रूल पे, है ना। तो 4s इलेक्ट्रॉन पे हमने निकाला। ठीक है, हम इस वाले पे निकाल 4s वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है, तो हमें 4s इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पहले किसका होगा, 1s पे आएगा, 2s पे आएगा, 2p का लगेगा, 2p6 का। ठीक है, यहाँ पर 3s2 का लगेगा, 3p6 का लगेगा और 3d6 का लगेगा। पर यहाँ पर जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन पे हम जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, यहाँ से हम जिस इलेक्ट्रॉन की वजह से अफेक्ट पड़ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को तो ना कैलकुलेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे 4s1 को लेंगे, 4s2 था। ठीक है, आउटर शेल वाला 4s2 था। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर है। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव निकालने की इसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इधर, तो उस इफेक्ट को हम निकाल रहे हैं जेड इफेक्टिव को, तो उस इलेक्ट्रॉन को तो ना हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उसको तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वाला जिस पर निकालना है, एस पे निकालना है, तो उस वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये 4s के लिए था। अब हम यहाँ पे बात करें किसके लिए, यहाँ पे 3D के लिए, ऑन 3D पे बात करें, 3D इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1s आ जाएगा, यहाँ पे 2s आ जाएगा, यहाँ पे 2p आ जाएगा, 3s आ जाएगा, ये 3p6 आ जाएगा, यहाँ पे 3d भी आएगा। ठीक है, 3d5 आएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमें आउटर शेल वाले पे निकालना, आउटर इलेक्ट्रॉन एक जो सिंगल 6 में से एक इलेक्ट्रॉन को हमें करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करने का पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से हमारा क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी को हम निकाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसी की वजह से हम क्या होगा इफेक्ट, उसको हम निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3d5 वाला होगा। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे हम 3p निकालें, तो यहाँ पे अब ये देखो, यहाँ पे जो 4s वाला था उसको क्या करना पड़ेगा, हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे 3d हो गया, अब 3p हो गया, 3p इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3p के अंदर यहाँ 1s 2s 2p 3s 3p भी आएगा इसके अंदर, 3p के अंदर यहाँ पे हम कितना होगा, 3p6 से 3p5 वाले का इफेक्ट तक देखेंगे हम, है ना। ऐसे 3p के बाद हम 3s इलेक्ट्रॉन को निकाले। तो इस बार आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 1s 2s और यहाँ पे 2p और यहाँ पे 3s और यहाँ पे 3p दोनों ही आएंगे। क्यों दोनों आएंगे, क्योंकि यहाँ 3s वाले 1 पे निकाल रहे हैं हम, पर हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी लास्ट वाले में हम देखा था कि s और p यहाँ क्या कर रहे हैं, हम ग्रुपिंग करेंगे, s और p की ग्रुपिंग करेंगे और d और f की ग्रुपिंग करेंगे। तो यहाँ पे ग्रुपिंग को यूज करते हुए यहाँ पे हमें नेगलेक्ट नहीं करना, मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, हमें पीछे वाले जो है ना, यहाँ पे 3d वाला आएगा और 4s वाला आएगा, इनको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, पर जो 3 यहाँ पर भी हमने जो 3d और ये 4s को नेगलेक्ट करना है।
पर हम 3s वाला जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें ग्रुपिंग करनी है, तो ग्रुपिंग करनी है तो हम पूरे ही ग्रुपिंग करेंगे। हमें यहाँ पे बोला कि ग्रुपिंग करनी है, एस पी की अच्छी इफेक्टिव शील्डिंग है, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग लेंगे एस और पी की, और डी और यहाँ पे पीछे वालों को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऑन 2p इलेक्ट्रॉन बात करें तो 2p इलेक्ट्रॉन के अंदर ही बात करेंगे तो ये 1s2, ये 2s2, ये 2p5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो और 2s इलेक्ट्रॉन बात करें हम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2s1 और 2p6। ठीक है, तो क्या ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लेना है। और जब हम बात करें 1s इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो 1s इलेक्ट्रॉन जब हम लेते हैं तो 1s में हम सिर्फ 1s1 को लेंगे और बाकी जितने भी था सबको भूल जाना है पीछे वालों। ठीक है, उनको सबको नेग्लेक्ट कर देना है। ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेटा आप बिल्कुल ध्यान देंगे हर चीज़ की। यहाँ पे हमने पेयरिंग करी, बिल्कुल पेयरिंग को ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी कुछ भी हो जाए। ठीक है, अपन को कुछ करके दिखाना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। किताबों का मन नहीं करता आपको पढ़ने का तो हाफ हाफ आवर करके पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और भी मन नहीं करता तो 15-15 मिनट करके ही पढ़िए। ठीक है, 15 मिनट पढ़िए, पर उसके बाद एक गाना सुन लीजिए, पर मोबाइल नहीं चलाओगे आप। क्या 15 मिनट मोबाइल पढ़ रहे हो, 15 मिनट मोबाइल चला रहे हो, रूम से बाहर पटक दो, कमरे से रूम से बाहर अपना मोबाइल, मम्मी को देखा जाओ कि मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मोबाइल मेरे को नहीं चाहिए। सेल्फ स्टडी इज द की टू सक्सेस। ठीक है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं यहाँ पर जब आप सेल्फ स्टडी करोगे ना, क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितना अपना सॉल्व करके क्वेश्चंस को लिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। भाई मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, स्पून फीडिंग करने लग जाते हैं, या तो कहीं से बुक जुगाड़ लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं, करोड़ों में बहुत सारे क्वेश्चन है आईआईटी के, कहीं ना कहीं बुक से उठाए हुए होते हैं, कहीं कहीं इधर उधर से मटेरियल बनाया भी होता है, कुछ टीचर्स का भी होता है, पुराना भी होता है। ठीक है, अब पुराना तो कुछ नहीं होता, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही रहेगा। ठीक है, आईआईटी का क्वेश्चन तो वही रहेगा भाई। तो क्या करते हैं बच्चे, वहीं बुक बुक ढूंढ देते हैं, पढ़ते रहते हैं, 10 की किताबें ले आते हैं, ये आप कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो वहाँ से क्या करते हैं, वहीं चीटिंग करके सॉल्व कर लेते हैं। पर यहाँ खुद ही मेहनत नहीं करेंगे भाई, खुद से मेहनत करो, खुद से सॉल्व करो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि कई बार बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। मैंने देखा है, मैं अनअकैडमी में पढ़ाता था तब, जब ये थोड़े समय पहले लास्ट ईयर जब, तो उसमें अनअकैडमी में बच्चे कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं अनाप शनाप, कुछ भी बिल्कुल सामने सब कुछ लिखा हुआ है चीज़ें, तो उसमें भी वो चीज़ों को समझ नहीं आ रहा। तो भैया बहुत बुरा हाल है बच्चों का। और 12th बोर्ड जिस तरह से नहीं हुए, 12th बोर्ड आपको एक बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, 12th बोर्ड आपको ये सिखाता है कि किस तरह से मेहनत करना आता है इंसान को, क्योंकि उसके अंदर भाई बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत से। इवन मैं अपनी जो क्लास की बात करूँ तो मेरी क्लास में काफ़ी बच्चे फेल हो गए जब 12th में मैंने करी थी, 2012-13 के आसपास थे। ठीक है, 13-14 के आसपास जब मैंने बीटेक करी थी, 12th करी थी, तो वहाँ पर मैंने बच्चे क्लासमेट मेरे खुद के जिसके हाथ में बड़ा हुआ हूँ, ठीक है, साथ में सिर्फ कुछ ही लड़के पास हुए थे, सारे के सारे लड़के फेल, सारी मोस्ट प्रोबेबली लड़कियाँ फेल, उतना रट रट के। इवन 10th क्लास में उनकी 9 CGPA था, मतलब 9 CGPA वाला आप सोच सकते हो कि 12th में आके फेल हो जाएगा। तो ये सरकार ने जो किया है कि आपका पेपर नहीं दिलवाया है, जो 12th वाले हैं, वो बहुत गलत किया है। वो अच्छी बात है कि आप पास आउट हो गए, कि कोविड हो रहा है, पर आपको पेपर दिलाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंसान वहाँ से सीखता है, क्योंकि वो जब ठोकर खाता है ना इंसान। इवन मेरे भी खुद की ज़्यादा अच्छे परसेंटेज नहीं थे, मैं खुद ने भी ठोकर खाया, फिर उसके बाद मैंने खूब पढ़ाई करी, ठोकर खाने के बाद मैंने कर वापस से जंप क्लास वापस से मैंने ड्रॉप लिया और पढ़ा खूब अच्छे से मन लगा के, और उसके बाद मैंने R2 के नंबर 1 कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी। ठीक है, तो बेटा बहुत कुछ सिखाता है 12th, क्योंकि वही सच्चाई दिखाता है हमारी कि हम कितना पानी में हो, कितना ऊपर है। ठीक है, तो बेटा अब जिस चीज़ें नहीं हुई तो यहाँ पे हमें लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, नहीं तो जेईई में इसमें बच्चे नहीं निकल जाएंगे। और जिस तरह से और भी ये रमेश पोखरियाल जी कर रहे हैं कि हमारे 12th बोर्ड को इन्होंने 2 तरह से स्प्लिट कर दिया है, ऐसे 1 ऐसे 2 में, ये भी बहुत गलत किया है कि इंसान सीख ही नहीं पाएगा, मेहनत तो करना ही नहीं जानेगा, क्योंकि वो रट रट के पास हो जाओगे आप तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल जरूरी है। जेईई मेंस में आप समझ ही नहीं पाओगे भाई, आप जेईई मेंस में भी नहीं कर पाओगे परफॉर्म। 4 भले आपको चांस दे दिए, 5 चांस दे दें आपको, आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे 12th बोर्ड में, कि किस तरह से लड़ते हैं। वैसे ही मामला बहुत गड़बड़ है। ठीक है, तो चलो हम मामला गड़बड़ है वो तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम बात करें तो हमने यहाँ पे बात कर ली किस तरह से यहाँ पे हमारा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे
हमने निकाल लिया आयरन के लिए, ठीक है। 4s3d का निकाल लिया 3p 3s 2p 2s और 1s इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा SOP ग्रुपिंग होगी और D और F की ग्रुपिंग होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे एक नोट लिखना है, डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑन विच वी कैलकुलेट शील्डिंग। मतलब जिसके हम शील्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हमें तो ना कंसीडर करना है, जिसके ऊपर हमें निकालना है, जो मैंने यही बोला था कि हमें नेगलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे 4s हो 4s2 है, तो यहाँ पे 4s2 तो इस पर हमें जेड इफेक्ट शील्डिंग कांस्टेंट निकालना है, तो भाई इसको तो हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा ना। उसकी वजह से जितना असर इस पे पड़ रहा है सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, उसको तो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन ऑन विच वी कैलकुलेट शील्डिंग, ठीक है। यही लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको नोट डाल के भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो आप कभी ऐसा मत करना कि भैया पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ले लिए और उनका वैल्यू निकाल दी शील्डिंग कांस्टेंट की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस पर हम निकाल रहे हैं उसको हमें नेगलेक्ट करना है। अब हम बात करें, अब देखिए इसके अंदर हम बात करें, जो आयरन था हमारा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम 4s इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 4s पे निकालना है, तो 4s2, ठीक है। तो 4s2 पे निकालना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक को नेगलेक्ट करना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे 10, ठीक है। ये हो गया हमारे, ये भी हो गया 10 10 10, और ये क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, ये 10 10 20 20 हो गया। और यहाँ पे हमारे को निकालना है, सॉरी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, 10, अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया था इसको हटा दो, ये 3s2 3p6 8, और यहाँ पर ये इसको भी प्लस कर लो। तो यहाँ पे 3s2 3p6 कितना हो गया, 8 हो गया, और वापस से इसमें 14, ये कितना हो गया 14 हो गए। और यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 निकल गया, सिर्फ 1 हमें यहाँ पे निकल गया, तो 1s हो गया यहाँ पे। तो कितना हो गया यहाँ पे 10 + 4 10 + 14 24 और 1 25। 4s इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन पे हमें शील्डिंग निकालनी, 25 इलेक्ट्रॉन पे हमें शील्डिंग निकालनी। और 3d इलेक्ट्रॉन हम बात करें यहाँ पर, तो 3d इलेक्ट्रॉन पे हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखो 3d पे निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हमें क्या करना है, बाइफार्केट करना है। तो यहाँ पे हम बाइफार्केट करेंगे इसको, तो यहाँ पे हमें शील्डिंग निकाली, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे 3d पे, यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऑन 3s और 3p हमें एक साथ लेके चलना है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, कैलकुलेट करते जाए साथ में। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे ये 8 हो रहे हैं, तो हमें 3 पे निकालना है, 3p पे निकालना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट करेंगे तो कितने बचे यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 17 इलेक्ट्रॉन पे हमें क्या निकालना, शील्डिंग निकालना है। यहाँ पे हम 2s और 2p पे बात करें तो ये कितने हो जाएंगे, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 1s इलेक्ट्रॉन बात करें हम यहाँ पर, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्लैटर कांस्टेंट सिग्मा था, यहाँ पे उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाल के दी थी कि सिग्मा की, तो हम स्लैटर कांस्टेंट सिग्मा की उन्होंने कुछ वैल्यूज निकाल के दी थी स्लैटर ने। तो यहाँ पे जब ऑन NS और NP पे बात करें, ठीक है, और यहाँ पे N ऑन किस पे बात करें, ND एंड NF पे बात करें, तो ऑन NS और NP पे बात करें हम, तो यहाँ पे बाय NS NP, जब NS और NP पे बात करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या ली थी उन्होंने, 0.35 ली थी, यानी कि 35% लिया था, ठीक है। और जब हमने N-1 जब N-1 S और P और D को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम कितनी वैल्यू लेंगे, यहाँ पे 0.85 लेंगे, ठीक है, यानी कि 85%। और जब हम N-2 की बात करेंगे तो N-2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, यानी कि 100% ले लेंगे, ठीक है। और ND एंड FF की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, बाय ND एंड NF के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू के लेंगे 0.35 लेंगे, ठीक है, जब ND और NF की होगी बात, ठीक है। और अगर हम बात करें बाय NS NP, ठीक है, NS भी आ गया इसमें, NP भी आ गया, N-1 भी आ गया और N-2 भी आ गया, तो वहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम बाकी सबके लिए 1 वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 100% या 0.35%। और हमें एक ध्यान रखनी है, जब हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन आए
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लाइक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके पास क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 1s इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लेना है हमें, यहाँ पे वैल्यू लेनी है 0.30, कितनी लेनी, 0.30 हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो मतलब NSNP आएगा तो वहाँ 0.35 लेना है, वहाँ पर अगर n-1 आ गया SP और D में तो वहाँ पर हमें 0.85 से मल्टीप्लाई करना है, अगर n-2 में जाता है तो वहाँ पर सिंगल 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ND और NF की बात करें तो वहाँ पर 0.35 से मल्टीप्लाई करना है हमें, और बाकी के NSNP जितने भी आ रहे हैं उनको हमें सिंगल 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज आ गई तो वहाँ पर 1s इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आयरन का एग्जांपल लिया। आयरन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और ये 4s2। ठीक है, 4s2 हो गया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करें तो ये हो गया, ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग हो गई। ठीक है, अब जेड इफेक्टिव निकालना है हमें, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है 4s इलेक्ट्रॉन पे, 4s इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो एक तो नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने बात करी थी 4s वाली, तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो गया हमारा n हो गया। ठीक है, तो n हो गया तो हम क्या करेंगे, s पे निकालना है, तो पहले s पे निकालना है, तो 0.35 इंटू 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है 0.35 से हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, s और पूरे वाले ये क्या हो जाएंगे हमारे SOP, ये n-1 हो जाएगा, ये n-1 हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 2 + 6 8 8 + 6 यहाँ पे हमारा 14 हो गया, तो 14 इंटू 0.85 14 इंटू 85 हो जाएगा, और बाकी के जितने बच्चे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो गया 10 इंटू 1। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 4s इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 3d इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें हम यहाँ पर, तो 3d के अंदर क्या होगा, 3d वाला जो हो गया 3d इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3d इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो एक को हम नेगलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, d वाला, तो 0.35 इंटू डी कितना था, 5 था, तो हमें 0.35 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, और बाकी के जितने ही बचे हुए हैं उनको क्या कहलाएंगे, n-1 कहलाएगा, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना होगा 1 इंटू 23। ठीक है, 23 ये प्लस हो जाएगा, ये 3d के लिए हो गया। अब हम बात करें 3s और 3p, जब 3s और 3p वाले आएंगे तो यहाँ पे हम दोनों की ग्रुपिंग लेके चलना है। ठीक है, 3p वाला हो गया, 3p6 में हम यहाँ पे हम बात करें तो कितना हो गया 7 हो गए, तो 7 इंटू 0.35। अब पीछे वाले हो गए, पीछे वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7, ये कितने हो गए s और p वाले, s और p वाले हो गए, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 0.85 से, और यहाँ पे हम 1 इंटू 2 से। ठीक है, मतलब एस और पी वालों को ग्रुपिंग लेके चलनी है। ठीक है, अब 3s हो गया, अब 2s और 2p की बात करें हम, तो 2s 2p में यहाँ पे भी 7 इंटू 0.35 और यहाँ पे हम 2 इंटू 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करें कितना 1s इलेक्ट्रॉन बचा, तो 1s वाले को हम क्या करेंगे 1 इंटू 0.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू हो जाएगी जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड माइनस ए, यहाँ पे जेड माइनस बी, जेड माइनस सी, यहाँ पे जेड माइनस डी और ये जेड माइनस ई। ठीक है, यहाँ से हम सबकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमें नोट की तरह ध्यान रखना बस कि इसकी वैल्यू कितने लेते हैं 0.3 लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ स्लेटर रूल क्या निकल के आया था, कंक्लूजन ऑफ स्लेटर रूल, कंक्लूजन ऑफ स्लेटर रूल, कंक्लूजन क्या निकल के आया स्लेटर रूल का, जब लेफ्ट टू राइट निकलते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं यानी कि पीरियड के अंदर, ठीक है लेफ्ट टू राइट चलते हैं इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जब एस और पी होता है, इन एस एंड पी ब्लॉक outer electron present in S and P subshell A से B जा रहे हैं।
तो यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, जेड की वैल्यू हमारे 1 से इंक्रीज कर रही है, किससे इंक्रीज कर रही है, 1 से इंक्रीज कर रही है। और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे जो देखने को मिला वो किससे इंक्रीज कर रही है, 0.35 से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज तो हम यहाँ बोल सकते हैं कंक्लूजन की फॉर्म में कि जेड यहाँ पर हमारा एक बड़ा और जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हमारा, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 0.35 के फैक्टर से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें इन डी ब्लॉक के अंदर हम बात करें तो डी ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, डी ब्लॉक आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबशेल। ठीक है, बट जनरली न्यू and enters in n-1 सबशेल। सब ए से बी जब जा रहे हैं, जेड इंक्रीज कर रहा है 1 से बाय 1। ठीक है, जेड इंक्रीज बाय 1 और सिग्मा इंक्रीज कर रहा है बाय 0.85 से। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव किससे बढ़ रहा है, यहाँ पर 0.15 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। जब हम डी ब्लॉक के अंदर जाते हैं, जो आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जो एस सबशेल के अंदर, बट जनरली हमें पता है जब एस के अंदर जो एंटर करता है n-1 वाली सबशेल के अंदर एंटर करता है। ठीक है, जब n-1 वाली सबशेल के अंदर जब एंटर करेगा, एक तो होती है n और ये होती है जब n-1, ठीक है, और एक n-2 जब इसके अंदर एंटर करता है तो यहाँ पे ये जेड तो किससे इंक्रीज हो रहा है, 1 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, तो एन वाली में इंक्रीज कर रहा है एसओपी के अंदर, तो 0.35 के फैक्टर से क्या कर रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है। ये जेड इफेक्टिव ये 1 के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जो एन जेड इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसके फैक्टर से इंक्रीज हुआ, 0.85 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ। सिग्मा जो था हमारा, सॉरी सिग्मा जो है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, वो सिग्मा इंक्रीज हो रहा है हमारे सिग्मा है वो किस फैक्टर से इंक्रीज हुआ, 0.35 से, और जब जेड इंक्रीज हुआ 1 फैक्टर से एन के अंदर और एस और पी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर डी के अंदर बात जाता है एस वाला ही। ठीक है, डी एफ के अंदर जाता है तो क्या करता है वो n-1 के अंदर जाता है तो कितना होता है, 0.85 से इंक्रीज करता है। ठीक है, एस सी के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ एस के अंदर ही बात कर रहे हैं, एस और पी के अंदर जाता है तो जेड इंक्रीज होता है 1 से, है ना, और एन के अंदर जब इंक्रीज करता है एस पी के अंदर तो 0.35 के फैक्टर से इंक्रीज हुआ है। अभी क्वेश्चन के अंदर देखा हमने जैसे आयरन वाले, और फिर हम जब जाते हैं n-1 वाले में तो वहाँ पे 0.85 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव जो इंक्रीज हो रहा है वो किससे इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है बाय 0.15 से, और यहाँ पे जब इंक्रीज हो रहा है जेड इफेक्टिव वो किससे इंक्रीज हो रहा है, 0.65 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए ये जो हम था ये किसने था, सारे स्लेटर ने रूल बताया। ठीक है बेटा, सब किसने बताया, ये हमारे किसने बताया, ये हमारे स्लेटर ने बताया। पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन निकल के आया। एक्सेप्शन क्या निकल के आया यहाँ पर, जब हमने एस ब्लॉक के अंदर देखा तो एस ब्लॉक के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक है, ऊपर से जब नीचे आते हैं टॉप टू बॉटम, तो जब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम जब इनको देखा गया तो यहाँ पर लिथियम सोडियम जो था, लिथियम और सोडियम के अंदर जो हमारे जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या कर रही थी, लिथियम और सोडियम के अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू हमारी क्या हो रही थी, डिफरेंट आ रही थी। ठीक है, क्या आ रही थी, डिफरेंट आ रही थी, मतलब जेड इफेक्टिव जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, वो डिफरेंट आ रही थी लिथियम सोडियम जेड। ठीक है, जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस फील हुआ और कितनी आ रही थी, वो उसमें डिफरेंस कुछ आ रहा था 0.35 वाला, 0.65 सॉरी, जेड इफेक्टिव हमने निकाला ना भैया, पीछे निकाला, यहाँ पे जेड इफेक्टिव किससे इंक्रीज कर रहा है, 0.65 से इंक्रीज कर रहा है एनएस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इसके अंदर इंक्रीज आया लिथियम सोडियम में 0.65 का। ठीक है, ये अलग लगते हैं, बट जब हमने सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम को देखा तो इनके चारों के ही जो वैल्यू निकल के आई है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ रही थी, यहाँ पर सेम निकल के आई, क्या आई यहाँ पर सेम निकल कर आई।
ठीक है। अब सेम निकल के क्यों आई, क्योंकि जब यहाँ पर n-1 वाली फेस आती है वो क्या थी, s और p वाली थी, ठीक है। तो s और p वाली थी तो यहाँ पे क्या कर रही थी, वो गुड शील्डिंग प्रोवाइड कर रही थी। क्या, ये बात को ध्यान से सुनना, लिथियम और सोडियम के अंदर, यहाँ पर लिथियम और सोडियम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन आए तो s और p वाली थी, ठीक है। तो n और n-1 वहाँ पर यूज हो रहा था, तो n और n-1 यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, n और n- वाली शील्ड प्रोवाइड हो रही थी, वहाँ पर क्या n और ns क्या कर रही है, ns और np वाली क्या करती है, गुड शील्डिंग प्रोवाइड करती है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर हम इसके कंक्लूजन से तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जब न्यू इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, ठीक है, जब न्यू इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं वो n-2 d में बढ़ते हैं, वो किस में बढ़ते हैं, n-2 में बढ़ते हैं। तो वो फैक्टर जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-2 किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एस और पी के अंदर 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ पर तो क्या होगा, उससे हमारे किसकी, हमारे जो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। इस वजह से कोई चेंज नहीं आया था भैया, ठीक है। n-1 और n-2, ठीक है। ये तो हमारी वही रही n-1 तो वही रही, पर जो n, अब जब हम एस से टॉप टू बॉटम आए, सोडियम से सीजन तक गए, तो वहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन बढ़े तो इसी के अंदर बढ़े n-2 वाले के अंदर, इस कारण से हमारे इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, सेम आई सोडियम से सीजियम तक, तो ये था। तो बेटा ये तो स्लेटर के अकॉर्डिंग था सब कुछ के सब कुछ, ठीक है। और इस स्लेटर ने जो भी बताया ना सब बकवास था, क्या, यहाँ सब बकवास निकला जो स्लेटर ने बताया, ठीक है। अब स्लेटर ने जो बताया वो सब बकवास निकला, जो रियल कंक्लूजन है वो मैं आपको बताता हूँ। वही रियल कंक्लूजन कहाँ से पढ़ा हुआ है, ये रियल कंक्लूजन जो पढ़ा है, जो फैकल्टीज वगैरह पढ़ाती है, इधर उधर से रट रट के फैकल्टीज पढ़ा रही है, सब इधर से उधर चीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। नोट्स मिल जाते हैं और कुछ समझते तो है नहीं। ये मैंने जेम्स हुई जो हुई करके बुक आती है, ठीक है, हुई करके एक बुक आती है, ग्रीन कलर की मेरे पास बुक है, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। आप अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने में शौक है, इनऑर्गेनिक आगे आपको जानना है, तो हमारी ये बुक आती है, क्या इसका नाम है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ग्रीन कलर की, पियर्सन की। यहाँ पे लिखा हुआ है जेम्स व्यू, 4 और साइंटिस्ट से इन्होंने मिलकर ये बुक बनाई है, जेम्स व्यू, ये इनऑर्गेनिक की तरह से दाता है, ठीक है। इसने जो भी लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, वो बिल्कुल हर चीज का रीजन लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक में। जो बोलता है कि इनऑर्गेनिक सारी एक्सेप्शन पे बेस्ड है, ये बुक उस सारे एक्सेप्शन वो फैकल्टीज को चैलेंज करती है। बुक, इस बुक के अंदर सारा का सारा सार लिखा हुआ है कि जहाँ जहाँ भी इन्होंने बोला है कि एक्सेप्शन है, उस सारे एक्सेप्शन का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका रीजन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो, अगर आपको ज़्यादा ही शौक है इसको पढ़ने का, नहीं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा सार मैं आपको यहीं पर निकाल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हुई करके बुक से, ठीक है, जेम्स हुई कर, ग्रीन कलर की आती है, ठीक है। तो ये रियल कंक्लूजन क्या निकल के आया भाई, जब हमने यहाँ पर जेड इफेक्टिव देखा, तो जब जेड इफेक्टिव की वैल्यू देखी तो लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू जा रहा था, तो यहाँ पर जेड जब इंक्रीज हो रहा था, वो जेड यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। पर हमने जब देखा कि जेड की वैल्यू यहाँ से टॉप टू बॉटम की बात करें, तो टॉप टू बॉटम के अंदर क्या हो रहा था, टॉप टू बॉटम के अंदर भी हमारी जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज आ रही थी। मेरी बात को ध्यान सुनना, तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज कर रहा है और टॉप टू बॉटम भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जेड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जेड का जो और जब हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है, वहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, और यहाँ पे क्या हो रही है, सब सेल इंक्रीज कर रही थी। तो यहाँ पर जेड का जो इफेक्ट था वो 100% लग रहा था, और यहाँ पर भी 100% जेड का इफेक्ट लग रहा है। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, लेस देन 100% अफेक्टेड कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, ठीक है, लेस देन 100% इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या पढ़ा था, Q1Q2/r²। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज हो रहा है। Q1 क्या था हमारा, जेड इफेक्टिव था, ये जेड इफेक्टिव था, ये जेड इफेक्टिव से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। तो हमारे रेडियस क्या है यहाँ पर, रेडियस अबाउट टू, रेडियस क्या होगी, रेडियस हमारी क्या है यहाँ पर, ऑलमोस्ट, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं यहाँ तो, ठीक है। रेडियस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, क्या है रेडियस, वो
ऑलमोस्ट सेम सी आ रही है। जब लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, वहाँ की इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, नीचे से जाते हैं तब शेल्स बढ़ती है, तो उनकी साइज बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट तो क्या जाते हैं, बड़ी से हाइड्रोजन बड़ा होता है, फिर हाइड्रोजन हीलियम बड़ा होता है, ठीक है। ये बड़े से नू 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 जाते हैं, छोटे होते जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एलिमेंट है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सब बाहर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी क्या हो रही है, जेड इफेक्टिव मतलब अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, खींच रहा है उसको। तो जैसे जैसे हमारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोटॉन भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको अपने अंदर तरफ खींच रहा है। अगले इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लग रहा था, जो पहले फोर्स लग रहा था, वो जरूर कम हो रहा है, लेस देन 100% हो रहा है। पर जो हमारा जेड का जो न्यूक्लियस तो प्रोटॉन तो इंक्रीज करते हैं, उससे खींचने की क्षमता भी तो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे हमारे क्या कर रहे हैं, एस और पी आएंगे, पर डी और एफ जैसे जैसे आएंगे, डी और एफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एस यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी एस पी चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एस पी चलेगा, नीचे जाते जाते एफ पी और डी आएगा, फिर नीचे जाते एस पी डी एफ भी आएगा। तो एस और पी और डी के अंदर एस और पी तो क्या कर रहे हैं, गुड शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे, पर डी और एफ क्या कर रहे हैं, हमारी पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे थे। पुअर शील्डिंग की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन तो अंदर एंटर हो ही गया ना, अंदर एंटर हो गया, पर वो जो एस और पी वो तो अपनी गुड शील्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ तो जेड की वैल्यू क्या कर रही है, वो शील्डिंग अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन तो अंदर अच्छा है ना, न्यूक्लियस, ठीक है, उसके अंदर प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, तो वो तो अपनी अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं हम, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ क्यू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे भी यही है। क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है, और यहाँ क्यू था जेड इफेक्टिव, जिसको बोला था हमने, ये जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर रहा है, तो हमारी रेडियस भी क्या हो रही है, ऊपर जाते वक्त रेडियस भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, रेडियस भी इंक्रीज कर रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जब हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक की, एस एंड पी की बात करें, एस और पी की बात करें, और इधर डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें, ठीक है, एस और पी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एस और पी के अंदर जो डी और एफ इलेक्ट्रॉन थे वो क्या जा रहे हैं, डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है एस और पी के, पर जो डी और एफ थे वो डी कहाँ जा रहा है, n-2 के अंदर जा रहा है, और एफ कहाँ जा रहा है, n-3 के अंदर जा रहा है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, एस ब्लॉक में नीचे जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन n-2 डी एंड n-3 एफ में आते हैं, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है एस और पी के, तो उसमें किस में चल गए, वो एन एस और n-1 में चले गए, एन और किसके अंदर चल गए, या एस एन तो इसमें चल गया इसके अंदर, और किस में चल गया, ये n-1 के अंदर चल गया, और डी और एफ के अंदर किसके अंदर जाते हैं, n-2 n-3 के अंदर। तो एस ब्लॉक में नीचे जाकर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, तो पर इतनी तेजी से नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि n-2 n-3 के अंदर जा रहे हैं, तो इनका पूरा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर इतनी तेजी से ये अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नहीं बढ़ा पाते, ठीक है। कलर बदले थोड़ा। डी और एफ ब्लॉक के अंदर बात करें, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, और डी और एफ की क्या है, पर यहाँ पर डी और एफ की क्या है, यहाँ पर पुअर शील्डिंग है, डी एफ क्या करता है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं, डी ब्लॉक में नीचे जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, पर एस ब्लॉक से
तेजी से बढ़ता है। क्योंकि ये n-1 b एंड n-2 f में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना मैंने, एस और पी के अंदर जब हमारा डी और एफ, जब एस और पी के ऊपर जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो n-2 n-3 में आएगा क्या, डी और एफ वाले। और जब हम डी और एफ पे ऊपर निकाल रहे हैं हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है, डी एफ तो पूरे शील्डिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, पर डी और ब्लॉक में जब नीचे जाकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो पर बढ़ता है पर एस ब्लॉक से तेजी से बढ़ता है, क्योंकि n-1 और n-2 के अंदर हमारे क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस वजह से ही हमारा जेड इफेक्टिव था, वो क्या कर रहा था, वो दो जेड इफेक्टिव यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और जेड इफेक्टिव यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, जेड की वैल्यू यहाँ भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम देखेंगे इसके अंदर, जिंक के अंदर, जिंक का फॉर्मूला क्या था, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और ये 4s2। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3d10 वाले इलेक्ट्रॉन आए वो किस में आ रहे हैं, वो n-1 में आ रहा है, ये n हो गया, ये n-1 में हो गया। और जब हमारे पास s ब्लॉक का एलिमेंट है, ये s ब्लॉक का है, ये किसका है, डी ब्लॉक का है। ठीक है, जब डी ब्लॉक एस ब्लॉक में रुबिडियम देखे तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और यहाँ पर 4s2 और ये 4p6। तब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ रही है वो क्या आ रही है, ये n हो गया, ये n-1 हो गया और ये क्या हो गया, n-2 में हो गया, n-2 में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये n-2 में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, n-1 में आ रहा है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि जब हम यहाँ पर जाते हैं इस ब्लॉक के अंदर, जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n-2 में आ रहा है, तो n-2 की वजह से यहाँ पर जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, पूरे शील्डिंग प्रोवाइड करा रहा है अभी। और जब हमने डी ब्लॉक के अंदर देखा तो डी ब्लॉक के अंदर ये n-1 की पोजीशन पे आ रहा है, तो n-1 की पोजीशन पे आने की वजह से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए यहाँ पर जेड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ओके, तो ये था पूरा कंक्लूजन। ओके, आई होप सब समझ गए होंगे जो पढ़ाया मैंने। ठीक, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू। प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, भैया बहुत मेहनत लगती है, 2-3 दिन इसको अच्छा पढ़ता हूँ मैं, जो पूरा सार होता है वो अच्छे से निकालने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल टाइम देता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, जो और भी बच्चे हैं इसके अंदर। सिलिक इशू करके लड़का है वो देखता है, लड़का है लड़की पता भी नहीं है। ठीक है, जो भी सिलिक इशू, प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिए और कमेंट करिए, कुछ समझ नहीं आया, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सच्ची में तो मैं आपको अपने नंबर भी शेयर कर दूंगा, पर आप जब तक अपना रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दोगे, मैं वो कमेंट तो करते रहते हो, लोग थैंक यू कमेंट करते हैं, पर जब मैं देखता हूँ एनालिसिस करके कि उसके अंदर वीडियोस में कितने व्यू आ रहे हैं, तो भैया वीडियोस में तो व्यू पता ही नहीं पड़ता कि कितनी देर वीडियो देखिए तुम्हें। यूट्यूब तो पूरा स्टेटिक्स दिखा देता है अंदर से कि कितना स्टेटिक्स चल रहा है अंदर। ठीक है, तो वही बुद्धू मत बनाइए, अगर प्लीज़ पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़िए, वीडियो देखिए, आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू।